तारीख 11 अगस्त 2007। अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ में खबर छपती है, एंग्विश्ड प्राइम मिनिस्टर टू लेफ्ट, इफ यू वांट टू विथड्रॉ सो बी इट। सुबह जब घरों और दफ्तरों में अखबार पहुंचा तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ। अगर इसे भारतीय राजनीति का अब तक का सबसे बोल्ड और क्लियर स्टेटमेंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। खुद प्रधानमंत्री के पार्टी के नेताओं को भरोसा नहीं हो रहा था कि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा होने लगी कि जल्द ही स्टेटमेंट को झुठला दिया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और उन्होंने दूसरे देश के साथ एक डील के कारण अपनी सरकार को समर्थन देने वाले घटक दलों यानी कि 4 लेफ्ट पार्टियों को खुलकर कह दिया कि अगर आप समर्थन वापस लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिए। ये कहानी है एक ऐसी डील की जिसके कारण प्रधानमंत्री ने खुद अपनी तरफ से फ्लोर टेस्ट कराने के लिए एक विशेष सत्र की मांग की। ये कहानी है इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील की। आज जितने हथियार भारत पश्चिम से खरीद पा रहा है, खासकर अमेरिका से, प्रेडेटर ड्रोन्स उसमें हैं, MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर है नेवी का, C-130, C-17 हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट हैं एयरफोर्स के, आर्मी के 6 और बंदूकें हैं। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील की फाउंडेशनल पैक्ट साइन करने की शुरुआत की। हिंदुस्तान को पश्चिम से आज जितनी कटिंग एज मिलिट्री टेक मिल रही है, उस सब के पीछे डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा हाथ था। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह इस दुनिया में नहीं है। 26 दिसंबर 2024 की रात डॉक्टर सिंह ने अपनी अंतिम सांस ली। डॉक्टर मनमोहन सिंह आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो किया वो आज भी हिंदुस्तान के हाथ मजबूत कर रहा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील थी क्या। अगस्त 2008 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। लगभग 2 साल के नेगोशिएशन के बाद ये समझौता हो पाया था, जिसे 123 एग्रीमेंट भी कह दिया जाता है। भारत के लिए परमाणु ऊर्जा स्रोतों के विस्तार के लिए ये समझौता बहुत ज़रूरी था, जो कि भारत और अमेरिका के बीच बरसों से प्रतिबंधित था। इस समझौते के बाद भारत अमेरिका के अलावा रूस और फ्रांस जैसे देशों से भी यूरेनियम का आयात कर सकता था, जो कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को संचालित करने के लिए बहुत ज़रूरी थे। भारत हमेशा से एक गुटनिरपेक्ष देश रहा। उसने कोशिश तो की। सोवियत संघ से नज़दीकी के दिन लद गए थे और 1991 के बाद भारत ने पश्चिम की तरफ भी देखना शुरू किया, लेकिन इस दोस्ती को पक्का करने के लिए अमेरिका से हाथ मिलाना ज़रूरी था। इसलिए सरकार ने समझौते की तरफ कदम आगे बढ़ाए। अब ये डील देश के अंदर बहुत ज़्यादा विवादों में रही कि एक जन कल्याणकारी विचार पर चलने वाला, समाजवाद के सिद्धांत को अपने संविधान के प्रियम्बल में लिखने वाला देश एक ऐसे देश से कैसे हाथ मिला सकता है जो सरासर पूंजीवादी है, जो बस 2 मूल्यों को जानता है, नफ़ा और नुकसान। अमेरिका की बात कर रहे हैं हम। लेफ्ट पार्टीज ने यूपीए से अपना समर्थन तक वापस ले लिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को फ्लोर टेस्ट के लिए स्पेशल सेशन बुलाने की ज़रूरत पड़ी। जनवरी 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका के साथ इस डील की शुरुआत की थी। भूमिका बनना शुरू हुई। अब भारत हमेशा से मानता आया कि न्यूक्लियर पावर्स ने उसके साथ किया भेदभाव, इसलिए भारत ने जब परमाणु ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाने के लिए अमेरिका की तरफ हाथ बढ़ाया तो दूसरे पक्ष ने भी वैसी ही रुचि दिखाई थी। मगर किस्मत में इस डील को मनमोहन सिंह के हाथों होना लिखा था। 1974 के पोखरण टेस्ट यानी कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध के बाद भारत ने NPT यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन करने से मना कर दिया था। इसके बाद से अमेरिका ने भारत को न्यूक्लियर फ्यूल या उसकी अन्य टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। चीन ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट 1970 में इस एग्रीमेंट के आने से पहले ही कर लिया था। इसके कारण वो इस रिस्ट्रिक्शन से बचा रहा। मतलब चीन न्यूक्लियर पावर घोषित हो चुका था और हिंदुस्तान को कोशिश करनी पड़ रही थी दुनिया की नज़रों में। भले ही 1998 में भारत ने एक और न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया हो, लेकिन अमेरिका के साथ वो रिस्ट्रिक्शंस अभी भी थे। जॉर्ज बुश ने खुलकर स्वीकारा कि एक परमाणु संपन्न देश होने के बावजूद ये रिस्ट्रिक्शन भारत के साथ गलत हो रहा है, लेकिन इस रिस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए अमेरिकी कानून में संशोधन की ज़रूरत थी। अमेरिका ने ऑफर दिया, लेकिन भारतीय राजनयिकों को यूएस पर ज़्यादा भरोसा तब हो नहीं रहा था। लेकिन न्यूक्लियर पावर बनने के लिए कोई बोल्ड स्टेप उठाना भी ज़रूरी था। कमान सीधे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के हाथों में चली गई। जितना डर अमेरिका के प्रति अविश्वास से नहीं था उन्हें, उससे कहीं ज़्यादा यूपीए के घटक दलों यानी कि कम्युनिस्ट पार्टीज से था। एक तरफ सरकार अमेरिका के साथ इस डील को आगे बढ़ा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ मनमोहन सिंह व्यक्तिगत रूप से अपने घटक दलों को कन्विंस करने में लगे हुए थे। सरकार का पूरा सर्वाइवल लेफ्ट फ्रंट पर टिका हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियों का स्टैंड एंटी अमेरिका था और वो नहीं चाहते थे कि भारत अमेरिका के साथ ऐसी कोई डील करे। भारत के लिए अपना न्यूक्लियर आइसोलेशन ख़त्म करने का ये एक बहुत बड़ा मौका था।
इसलिए मनमोहन सिंह अपने स्टैंड पर अड़े रहे। मामला यहां तक गड़बड़ था कि कांग्रेस के भीतर ही कई नेता डरे हुए थे, खासकर वैसे जिन्हें चुनाव जीतने के लिए लेफ्ट के समर्थन की जरूरत पड़ती थी। इनमें से एक नाम खुद तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी का भी था। कांग्रेस नेताओं को डर था कि अगर भविष्य में उन्हें कम्युनिस्ट पार्टीज का समर्थन नहीं मिला तो वो अपने इलाके में भी प्रभावित हो सकते हैं राजनीतिक रूप से, खासकर उन राज्यों में जहां लेफ्ट मजबूत था, जैसे बंगाल, बिहार। भारतीय राजनीति का एक विलक्षण समय दिखा जब लेफ्ट और भाजपा दोनों एक ही स्टैंड को लेकर मनमोहन सिंह पर हमलावर थे। फिर भी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने एक ईसीसी मीटिंग बुलाई। ये सारी कहानी 2005 से शुरू होकर 2008 तक सिलसिलेवार तरीकों से चली और एक नहीं कई बार चली। मनमोहन सिंह ने उस मीटिंग में कहा कि भारत को परमाणु ऊर्जा में निवेश करना चाहिए और इस संबंध में भारत के वैश्विक अलगाव को समाप्त करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हाल में जो कदम उठाए गए हैं वो देश को अर्थव्यवस्था के समग्र ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा के हिस्से को बढ़ाने में मदद करेंगे। यानी कि जो हम आर्थिक विकास चाहते हैं उसके लिए जो न्यूक्लियर पावर से हमें इनपुट चाहिए वो तभी हो पाएगा जब हम ये समझौता करें। मनमोहन सिंह ने लेफ्ट के सामने हथियार डालने की बजाय दोनों सदनों में इस बारे में विस्तार से बात की ताकि ये बातचीत जनता तक पहुंचे और लोग समझें कि वो क्या करना चाहते हैं। इसमें एक अहम भूमिका वर्तमान में देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की भी थी। अब डॉक्टर जयशंकर एक करियर डिप्लोमेट हैं। 2004 से 7 के बीच भारत के विदेश मंत्रालय में वो यूएस डेस्क देखते थे, उसके अध्यक्ष थे। भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील के लिए हो रही बातचीत में वो बहैसियत जॉइंट सेक्रेटरी समन्वय का काम देखते थे। बाद में जब डॉक्टर जयशंकर से न्यूक्लियर डील को लेकर के पूछा गया कि आपकी पार्टी जिसमें आप अब हैं वो तो न्यूक्लियर डील के खिलाफ रही है, अब आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि एक प्रोफेशनल के तौर पर किए गए अपने काम पर वो कायम हैं और इंडो यूएस न्यूक्लियर डील देश हित में उठाया कदम था डॉक्टर मनमोहन सिंह का। खैर, हम लौटते हैं इस प्रश्न पर कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस डील को कैरी आउट करने में क्या भूमिका निभाई। डॉक्टर सिंह ने कई बार संसद को एड्रेस करते हुए कहा कि वो ये जानते हैं कि उन्होंने रिस्क लिया, लेकिन देश के लिए इतना रिस्क लिया जा सकता है, लेना पड़ेगा। महत्वपूर्ण यह है कि हम उस बात की चिंता करना छोड़ दें कि दुनिया हमें कैसे देखेगी, हम उससे बाहर निकलें और इस बात की चिंता करें कि हम दुनिया को कैसे देखेंगे, कैसे उसको प्रभावित करेंगे। इससे एक चीज स्पष्ट हो गई थी कि इस न्यूक्लियर आइसोलेशन को खत्म करने को लेकर मनमोहन सिंह का स्टैंड क्रिस्टल क्लियर था। राजनीतिक विश्लेषक संजय बारू अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में लिखते हैं कि सीपीएम के लीडर प्रकाश करात ने निजी मुलाकात में इस डील का समर्थन किया, लेकिन राजनीतिक रूप से वो मनमोहन सिंह के इस फैसले के खिलाफ ही रहे। उस वक्त लेफ्ट के कई नेता इस डील के समर्थन में थे, लेकिन लेफ्ट पार्टियों ने अपना अमेरिका को लेकर स्टैंड बिल्कुल क्लियर ही रखा और यूपीए से समर्थन वापस लेने की धमकी दे दी। एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर या एक दूसरे के साथ आइडियोलॉजिकली खड़े रहने के कारण सीपीएम, सीपीआई-एमएल और सीपीआई सबका स्टैंड वही रहा। डॉक्टर सिंह के लिए ये डील इतनी इम्पॉर्टेंट थी कि उन्होंने विपक्षी पार्टियों को भी कन्विंस करने में पूरा वक्त लगाया। अटल बिहारी वाजपेयी को एक पार्टी मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि सर, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री रहते हुए आपने जो शुरू किया बस उसे ही पूरा करने जा रहा हूँ। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने भी मुस्कुराते हुए मानो एहसास दिलाया कि इस मामले में वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ हैं। मगर लेफ्ट को मनाना अभी भी आसान नहीं था। इसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री ने लेफ्ट पार्टीज के खिलाफ तब बयान दिया जब टेलीग्राफ की एक रिपोर्टर मानिनी चक्रवर्ती उनसे मिलने पहुंची। इस इंटरव्यू के बाद जैसे हंगामा मचा। मनमोहन सिंह ने उस इंटरव्यू में कहा, I told them that it is not possible to renegotiate the deal. It is an honorable deal. The cabinet has approved it. We cannot go back on it. I told them to do whatever they want to. If they want to withdraw support, so be it. इसका भावानुवाद आपको बता देते हैं। डॉक्टर सिंह ये कह रहे हैं कि ये डील देश हित में है, अच्छी डील है, हम इस डील को दोबारा नेगोशिएट नहीं कर सकते और लेफ़्ट पार्टीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप जो करना चाहें कीजिए, लेकिन ये डील हम करके रहेंगे। कांग्रेस के नेता मीडिया में प्रतिक्रिया देने लगे इसके बाद कि प्रधानमंत्री यूपीए के घटक दलों के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। सोनिया गांधी भी इस बयान के बाद थोड़ी सी असहज नजर आई, लेकिन जब मनमोहन सिंह की तरफ से कोई सफाई नहीं आई, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया, कुछ क्वालिफिकेशन नहीं दिया, तो ये मैसेज भी क्लियर चला गया कि मनमोहन सिंह और कांग्रेस लीडरशिप दोनों का स्टैंड क्लियर है। यानी सोनिया गांधी भी एक तरह से साथ नजर आई। सितंबर 2007 में लेफ्ट और कांग्रेस की एक 15 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जिसमें कांग्रेस लेफ्ट के हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करती रही, मगर कई बैठकों के बाद भी लेफ्ट का स्टैंड बस इतना ही बदला जो कि न ही बदलने के बराबर था। उनका कहना था कि जॉर्ज बुश के राष्ट्रपति रहते वो इस डील को नहीं चाहते। अब मनमोहन सिंह भी पीछे हटने के मूड में नहीं थे।
उन्होंने AICC की एक बैठक में कहा कि वो अमेरिका के साथ इस डील को फाइनल करने जा रहे हैं और ये डील हमें अपने न्यूक्लियर पावर का प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करेगी। इस डील के फाइनल होने के बाद हमारे लिए दूसरे देशों से न्यूक्लियर फ्यूल और टेक्नोलॉजी लाने के रास्ते खुल सकेंगे। सोनिया गांधी ने भी सहमति जताते हुए कहा कि गठबंधन की सरकार चलाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि कांग्रेस अपना पॉलिटिकल स्पेस हमेशा के लिए खो दे। कुछ चीज़ें हम डिसाइड करेंगे। इसके बाद लेफ्ट लीडर्स की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आम हो गए थे कि अगर सरकार इस दिशा में आगे बढ़ी तो उन्हें UPA को समर्थन देने पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। अब आती है तारीख 4 जून 2008। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ने के बाद भारत सरकार को भी तेल की कीमत बढ़ानी पड़ी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तय किया कि वो देश को एड्रेस करेंगे। उन्होंने कहा कि अब हमें एनर्जी के दूसरे सोर्सेज की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। देखिए तेल कितना महंगा हो गया। जैसे दूसरे सोर्सेज कौन से? जैसे न्यूक्लियर एनर्जी। इस एड्रेस के बाद, इस बयान के बाद लेफ्ट फ्रंट ने सरकार से अपना समर्थन फिर से खींच लेने की धमकी दी। फिर भी मनमोहन सिंह झुके नहीं। सिर्फ 2 दिन बाद मनमोहन सिंह ने भारत विदेश सेवा के प्रोबेशनर्स को एड्रेस किया और वही बातें दोहराई। उन्होंने कहा कि ये डील हमारे राष्ट्रीय हित की रक्षा करेगी, ये डील परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने की हमारी क्षमता की रक्षा करेगी, लेकिन हमारे देश की राजनीति ने हमें आगे बढ़ने से रोक दिया है। मुझे अभी भी उम्मीद है कि हम आने वाले महीनों में इस पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस परमाणु अलगाव को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ें जिसे दुनिया ने हिंदुस्तान पर थोप रखा है। मनमोहन सिंह तब तक बिल्कुल स्पष्ट समझ चुके थे कि उन्हें इस मामले में लेफ्ट का समर्थन नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बीते 2 सालों में कई दौर की बैठकें हो चुकी थी और लेफ्ट का स्टैंड बदल नहीं रहा था बिल्कुल भी। इसी बीच 29 सांसदों वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव अपना समर्थन UPA को देने का मन बना रहे थे। अब इस डील को पूरा कराने की जिम्मेदारी अमर सिंह को दी गई। उन्होंने ही कड़ी बनकर मुलायम सिंह यादव और कांग्रेस के बीच समझौता करवाया कि समाजवादी पार्टी UPA को अपना समर्थन देगी। हालांकि इसमें सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भी था, चोटी के साइंटिस्ट और भारत के पूर्व राष्ट्रपति। डॉक्टर कलाम ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की और मुलायम सिंह यादव की भी उनसे अच्छी रैपो थी। डॉक्टर कलाम इस डील की अहमियत को समझते थे और पते की बात यह थी कि मुलायम सिंह यादव उन पर पूरा यकीन भी करते थे। कलाम ने मुलायम सिंह यादव को भरोसा दिलाया कि उन्हें सरकार का समर्थन करना चाहिए क्योंकि देश हित की बात है। मुलायम सिंह यादव को अपना स्टैंड बदलने के लिए एक अच्छा तर्क भी मिला कि मुझे डॉक्टर कलाम ने बात बताई है सारी और मैं कन्विंस हो गया हूँ। तब सपा के पास 29 सांसद थे जो कि सरकार बचाने के लिए काफ़ी थे। इस सब के बीच 8 जुलाई 2008 को आखिरकार लेफ्ट की 4 पार्टीज़ ने अपना समर्थन वापस ले ही लिया। लेफ्ट पार्टीज़ ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि महंगाई के इस दौर में इस डील को फाइनल करना बताता है कि मनमोहन सिंह की सरकार भारत की जनता के प्रति कम और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के प्रति ज़्यादा जवाबदेह है। ये न्यूक्लियर डील भारत को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान नहीं करेगी क्योंकि ये अमेरिकी कानून हाइड एक्ट में निहित है, इसलिए ये डील भारत के इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को बाधित करेगी और हमारी रणनीतिक स्वायत्ता को भी प्रतिबंधित करेगी। इसलिए वामदल ऐसे किसी कदम का समर्थन नहीं कर सकते जो देश के लोगों और देश की संप्रभुता के लिए हानिकारक हो। डॉक्टर सिंह ने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चैटर्जी से बात की और फ्लोर टेस्ट के लिए कहा। 22 जुलाई को फ्लोर टेस्ट का दिन तय हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने तो इल्ज़ाम लगा दिया कि उनके नेताओं को वोट के बदले पैसे देने की पेशकश की गई है। सोमनाथ चैटर्जी CPM के नेता थे, लेकिन उन्होंने लोकसभा स्पीकर का दायित्व निभाते हुए फ्लोर टेस्ट के लिए सदन को राजी किया। पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर उन्होंने मनमोहन सिंह को भी अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया। एक तरह से स्पीकर सीधे तो सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन प्रक्रिया में गुस्साए प्रकाश करात ने अगले ही दिन सोमनाथ चैटर्जी को पार्टी से बाहर निकाल दिया। तब सोमनाथ चैटर्जी ने कहा था कि लोकसभा अध्यक्ष की जवाबदेही संसद के प्रति है, न कि पार्टी के प्रति। खैर, जब संसद में वोटिंग हुई तो सरकार के समर्थन में 275 और सरकार के विरोध में 256 वोट पड़ गए। सरकार के समर्थन में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने वोट किया और इसकी वजह से न सिर्फ सरकार बची बल्कि इस न्यूक्लियर डील पर भी सहमति बन पाई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वी का विनिंग साइन दिखाते हुए फोटो खिंचाते नजर आए। मनमोहन सिंह यूँ तो बहुत शांत स्वभाव के माने जाते थे, लेकिन अपने घटक दलों के खिलाफ इस आक्रामकता की ये कहानी उनके स्वभाव से काफ़ी अलग थी। कॉन्फिडेंस मोशन के अंत में उन्होंने कहा कि मैं देश के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम आज जो भी फैसला ले रहे हैं वो इस देश के लोगों के पूरी तरह से हित में ही होगा। I would like to assure this august house and through this house the people of India that every single decision, every policy initiative we have taken was taken in the fullest confidence that we are doing so in the best interests of our people
and our courage. तो ये कहानी थी उन विनम्र, सौम्य और शांत स्वभाव के डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जो देश हित की बात आने पर आक्रामक भी हो सकते थे। खबरगांव परिवार की तरफ से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को भावभीनी श्रद्धांजलियाँ। ये जानकारी आपके लिए ऋषिकेश ने जुटाई और अभिषेक ने इसको रिकॉर्ड किया।